एपिसोड की शुरुआत में जिया और ली डोंग के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। ली जिया से कहती है, मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं से डोंग के रिश्तेदार ना आ जाएं। फाइनली आज उसके अंतिम संस्कार के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। नुआन और चान रेडी होकर आ जाते हैं और ली को पता चलता है कि वो दोनों भी उसके अंतिम संस्कार में जाने वाले हैं। तभी सॉन्ग भी रेडी होकर आता है। ली उससे पूछती है, क्या आप भी जा रहे हैं? आपने तो कहा था ना कि डोंग के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ देंगे। सॉन्ग कहता है, हाँ, लेकिन चान ने कहा कि डोंग की आत्मा की शांति के लिए मुझे भी जाना चाहिए। तभी चान कहती है, रात को मैंने सपना देखा था कि डोंग की आत्मा यहाँ भटक रही थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो हमसे कुछ कहना चाहती है, शायद वो अपने मर्डरर का नाम हमें बताना चाहती है। तो ली कहती है, तुमसे कितनी बार कहा कि उसे किसी ने नहीं मारा है, उसकी मौत अपने आप पानी में डूबने की वजह से हुई है। तुम बार बार मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगाती हो? तो चान कहती है, मैंने तो आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। सॉन्ग कहता है, तुम दोनों आर्गुमेंट बंद करो, हमें जल्दी ही टेम्पल चलना चाहिए। ली को इस बात से काफ़ी डर लग रहा था कि अब डोंग के अंतिम संस्कार में सब लोग जा रहे हैं। जब डोंग के अंतिम संस्कार की प्रार्थना खत्म होती है, पाओ कहता है, मैं वर्कर्स को कह देता हूँ कि वो डोंग की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं। तभी चान कहती है, नहीं, थाई ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हमें पहले उसके फेस को वॉश करना होगा। जिया कहती है, नहीं, डोंग को मरे काफी समय हो गया है, उसकी बॉडी बहुत गल गई होगी जिसे अब देखा नहीं जा सकेगा। चान कहती है, कोई बात नहीं, ये एक ट्रेडिशन है तो हमें इसे फॉलो करना चाहिए। तभी एक मॉन्क कहता है, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग तो उसका फेस धुलवाना चाहिए, पर अगर ये इनकन्वीनियंट है तो इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। सॉन्ग भी कह देता है, हमें उसकी बॉडी का सीधे अंतिम संस्कार कर लेना चाहिए। डोंग की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले ही जाया जा रहा था कि तभी पीछे से माँ वहां पहुंच जाता है। माँ के साथ शाओ युएन भी आई हुई थी। माँ कहता है, तुम डोंग की बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते क्योंकि उसका एक रिश्तेदार मेरे साथ मौजूद है। हमें पता चला है कि डोंग की मौत से पहले मैडम ली और डोंग के बीच कुछ झगड़ा हुआ था, इसलिए उसे शक हो रहा है कि उसके नेफ्यू की डेथ में किसी न किसी का हाथ है। तभी डोंग का वो रिलेटिव जिसका नाम जान था, वो सॉन्ग से कहता है, मैं डोंग की माँ का एल्डर ब्रदर हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि डोंग की मौत कैसे हुई है। जिया कहती है, तुम डोंग के रिश्तेदार हो? अब तक तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना था, अचानक से तुम यहाँ कैसे आ गए? माँ कहता है, मैंने कहा ना, जब उसे पता चला कि डोंग की मौत से पहले मैडम ली और डोंग के बीच फाइटिंग हुई थी तो उसे थोड़ा शक हुआ, इसलिए बस वो जानना चाहता है कि डोंग की मौत का रियल कारण क्या है। वो लोग अपने साथ पुलिस को भी लेकर आए थे। पुलिस जान को बुलाती है जिससे वो डोंग की बॉडी को पहचान कर सके, पर वो लोग जैसे ही डोंग की बॉडी को बाहर निकालते हैं, उसमें से काफी सारे चूहे बाहर निकल कर आते हैं। जिया ली से कहती है, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी बैकअप प्लान करके रखा था। डोंग की बॉडी बाहर निकल कर आती है, पर उसकी बॉडी में पहचान करने लायक कुछ भी नहीं बचा था, उसे चूहों ने बुरी तरह खा लिया था। डोंग का रिलेटिव भी उसकी बॉडी को नहीं पहचान पा रहा था, पर तभी चान कहती है, ये डोंग की बॉडी नहीं है क्योंकि इसके बाल ग्रे हैं और डोंग इतना यंग था, उसके बाल ग्रे नहीं हो सकते। और डोंग की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई, जिसका मतलब उसकी बॉडी एकदम नरम हो जानी चाहिए थी, पर ये तो एक नॉर्मल डेड बॉडी दिख रही है। पुलिसमैन कहता है, अगर ये डोंग की बॉडी नहीं है तो ये किसकी बॉडी हो सकती है? पहचान करने के लिए हमें इस बॉडी को अपने साथ ले जाना होगा, उसके बाद जो भी हमें खबर मिलती है हम आपको बता देंगे। टियन बार बार अपनी मदर की तरफ देख रहा था। सॉन्ग ली पर गुस्सा करता है। वो उससे कहता है, तुमने तो कहा था कि डोंग के किसी रिश्तेदार का पता नहीं चल रहा है, तो फिर आज अचानक उसका रिश्तेदार कैसे आ गया? ली कहती है, ये बात अब चान से क्यों नहीं पूछते कि आज अचानक मिस्टर माँ यहाँ कैसे आ गया? क्योंकि ये खबर चान ने ही माँ को दी है, क्योंकि वो कैसे भी मुझे और मेरे बेटे को फंसवाना चाहती है। सॉन्ग कहता है, क्या ये बात सच है चान? तुमने ही माँ को खबर दी है? चान कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? सब जानते हैं कि माँ किस तरीके का इंसान है। सारे वर्कर्स डोंग की मौत के बारे में बातें कर रहे थे, माँ ने भी सुन लिया होगा और वो यहाँ चला आया जिससे वो बात का बतंगड़ बना सके। सॉन्ग कहता है, माँ की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो मेरी या मेरी सॉन्ग फैमिली की रेपुटेशन को बर्बाद कर सके, जिससे वो मुझे इस पोजीशन से हटा दे। अगर तुम दोनों में से किसी का भी डोंग की मौत में हाथ है और ऑफिशियल्स को ये पता चल गया तो मैं तुम दोनों में से किसी की भी मदद नहीं करूंगा। ऐसा कहकर सॉन्ग गुस्से में चला जाता है। यांग चांग के पास आता है और उससे कहता है, माँ, क्या आपने ही मिस्टर माँ को इस बारे में खबर दी है? आप मैडम ली और टियन को हटाने के लिए मिस्टर माँ जैसे इंसान की मदद लेने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे कह चुका हूँ ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर आप क्यों ये सब करती हैं? आपको समझ नहीं आता कि आप ये सब करती रहेंगी तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगी। इस बात पर चान कहती है, मुसीबत में मैं नहीं, मुसीबत में वो मर्डर पड़ेगी। तुम कहते रहते हो कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ना करूं, पर मैं करती रहूंगी क्योंकि मैं तुम्हें क्लैन का लीडर बनते हुए देखना चाहती हूँ, ना कि वो टियन। यांग बुआ के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और इसका अंत क्या होगा।
बुआ कहती है हमें बस इंतजार करना होगा। अब जब डोंग की बॉडी पुलिस के हाथों में है तो हमें जल्दी ही कातिल का पता चल जाएगा। यांग कहता है पर अब सब लोगों का फोकस मैडम ली पर हो गया है। बुआ कहती है पर जब तक सच्चाई पता नहीं चल जाती हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। फिलहाल हमें टियन का ध्यान रखना होगा। दूसरी तरफ टियन ये सब कुछ सोच रहा था और रो रहा था। उसके पास यांग वहाँ आता है। यांग उससे कहता है मुझे और बुआ को तुम्हारी बहुत परवाह हो रही है। तुम काफ़ी टेंशन में दिख रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम अभी ये करना चाहते हो या नहीं, पर प्लीज़ तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। टियन कहता है यांग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मुझे उसी दिन पता चल जाना चाहिए था जब डोंग ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था, पर माँ ने उससे कुछ नहीं कहा था। मुझे लग रहा है कि शायद डोंग मेरा सीक्रेट जान गया था, इसलिए उसकी मौत हुई है। टियन उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो एक गे है, पर वो कुछ नहीं कह पाता। यांग ये समझ जाता है और उससे कहता है तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो हमेशा याद रखना मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब टियन अपनी माँ के पास जाता है और उनसे फिर से वही सवाल करता है कि कहीं डोंग की मौत का कारण उसका सीक्रेट तो नहीं। ली उससे कहती है तुम्हारे फादर को मुझ पर विश्वास नहीं है, काफ़ी लोग मुझ पर शक कर रहे हैं और अब मेरा खुद का बेटा भी मेरे साथ नहीं है। इस बात पर टियन कहता है मैं आप पर शक नहीं कर रहा हूँ और ना ही आप पर डाउट कर रहा हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। ली कहती है टियन अब सब कुछ पुलिस के हाथों में है तो हमें जल्दी ही सच का पता चल जाएगा। शाओ मर्ड से कह रही थी मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उस वर्कर की बॉडी छुपाई क्यों गई होगी, और माँ की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे शुरुआत से सब कुछ पता था। जैसे ही उसे मौका मिला उसने इस बात का फायदा उठाया और बिग ब्रदर पर अटैक कर दिया। मर्ड कहती है मैंने सुना है कि मिस्टर सॉन्ग इस सब का ब्लेम मैडम ली और मैडम चान पर लगा रहे हैं, हमें किसकी साइड देनी चाहिए, सॉन्ग की या फिर माँ की? तो शाओ कहती है हमें किसी की भी साइड अभी देने की जरूरत नहीं है, हमें बस न्यूट्रल रहना है। जब वो दोनों बाहर आती हैं तो वो डोंग के अंकल को कुछ लड़कियों पर पैसे लुटाते हुए देख लेती हैं। शाओ मर्ड से कहती है इसके पास अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। नुआन चैन को कहती है अगर मिस्टर सॉन्ग को पता चला कि आपने मिस्टर मा को सारी बातें बताई हैं तो आप बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगी। चैन कहती है अगर माँ ली का सच बाहर निकाल कर ले आता है तो मुझसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में ली पड़ जाएगी और यही मैं चाहती हूँ। पहले उन्हें प्रूफ करना होगा कि वो डोंग की बॉडी नहीं है और उसके बाद उन्हें डोंग की रियल बॉडी को ढूंढ निकालना होगा। इस बार तो मैडम ली और उस ओल्ड जिया को कोई नहीं बचा सकता। अगले दिन कुछ वर्कर्स उसी ग्राउंड की तरफ जा रहे थे और वहाँ वो कुछ मशरूम्स उगे हुए देख लेती हैं। उन्हें वो मशरूम्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं तो वो कलेक्ट कर कर ले जाती हैं। ये वही मशरूम थे जो डोंग की बॉडी पर उग रहे थे। जिया ने डोंग की बॉडी को वहीं छुपाया हुआ था। ली बहुत घबराई हुई थी तो जिया उससे कहती है आप बिल्कुल मत घबराइए, अगर कुछ होता भी है तो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर ले लूँगी। ली उससे कहती है तुमने डोंग की बॉडी को कहाँ छुपाया है? जिया कहती है मैं बहुत जल्दबाजी में थी इसलिए मुझे उसकी बॉडी को यहीं गाड़ना पड़ा, पर मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसकी बॉडी को कहीं और ले जाकर दफन कर दूंगी। जिया जब उस जगह वापस जाती है तो वो देखती है वहाँ काफ़ी सारे मशरूम्स आ गए थे। जिया सोचने लगती है मुझे जल्दी ही डोंग की बॉडी को यहाँ से निकालना होगा, पर तभी वो नौकरानियाँ फिर वहाँ आ जाती हैं और जिया से कहती हैं क्या तुम भी यहाँ से मशरूम्स उठाने आई हो? ये मशरूम्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, हम और भी ज़्यादा पिक करने आए हैं, एक बार के तो हम पिक भी कर चुके हैं। जिया एकदम घबरा जाती है। तभी वो वहाँ कुछ और नौकरों को जाता हुआ देखती है और उनसे पूछती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो एक नौकर उससे कहता है हमें मिस्टर सॉन्ग ने यहाँ एक बंकर बनाने के लिए कहा है, इसलिए हम यहाँ बंकर बनाने के लिए जा रहे हैं। जिया ये बात जाकर ली को बताती है। ली कहती है बंकर बनाने में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जिया कहती है हाँ, वहाँ आसपास काफ़ी सारे वर्कर्स घूमते रहेंगे, इसी बात का तो मुझे डर है, उनके सामने मैं उस बॉडी को नहीं निकाल पाऊंगी। आपको मिस्टर सॉन्ग से बात करनी होगी और उस बंकर को कहीं और बनवाना होगा। ली कहती है नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो चांद को मुझ पर शक हो जाएगा और वो जानबूझकर उस एरिया पर फोकस करेगी। पेन टियन से मिलने के लिए आती है और वो उसके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आई थी। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी यांग वहाँ से होकर गुजरता है। टियन यांग को भी उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है पर यांग मना कर देता है। पेन जानबूझकर उसे चढ़ाने के लिए कहती है हम दोनों आपस में मज़े कर तो रहे हैं, किसी और की क्या ज़रूरत है, अपने फियांसे से बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यांग कहता है तुम्हारी इन बातों से पता चलता है कि लव तुम्हारे लिए नॉनसेंस है। पेन कहती है लव मेरे लिए नॉनसेंस नहीं है, पर कुछ लोग ज़रूर नॉनसेंस हैं। यांग वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तभी टियन पेन से कहता है क्या तुमने एक स्टोरी के बारे में सुना है, बटरफ्लाई लवर्स वाली? एक लड़की थी जिसे एक यंग मैन से प्यार हो गया था, पर उसे किसी और आदमी से शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। जब उस यंग मैन को ये बात पता चली उसका दिल टूट गया और उसने सुसाइड कर ली।
वो लड़की भी उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उस लड़के की कब्र पर जाकर उसने भी सुसाइड कर ली। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हारा खुद का यंग मैन मिले जिससे तुम प्यार करती हो तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। यांग ये सारी बातें सुन रहा था। पिन कहती है मुझे अपने फादर्स की फीलिंग्स के बारे में भी सोचना है। टियन कहता है मैं समझ सकता हूँ, पर क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी की खुशियाँ एक ऐसे इंसान के साथ बिता सकोगी जिससे तुम प्यार भी नहीं करती? क्या मुझसे शादी करना ही तुम्हारे पास एक रास्ता है जिससे तुम अपने पैलेस को बचा सको? और भी रास्ते हो सकते हैं ना? पिन कहती है तुम सही कह रहे हो, मेरे अंदर बिल्कुल भी डिग्निटी नहीं है ना। टियन कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी नज़र में तो तुम बहुत ग्रेटफुल हो जो अपनी फैमिली के बारे में सोचती है। पर सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है और जब तुम्हें वो मिल रहा है, मैं नहीं चाहता कि तुम अपना प्यार खो दो। पिन कहती है तुमने सही कहा, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सिर्फ शादी करके सॉल्व नहीं कर सकती, और भी तो कई तरीके होंगे ना। मैं अपने पैलेस को बचाने के लिए पैसे कमाना शुरू करूंगी। टियन कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ एक अच्छा भाई और एक अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा, और शायद तुम्हारा वो यंग मैन तो ऑलरेडी तुम्हें मिल ही चुका है। पिन कहती है हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाती हूँ। टियन यांग की तरफ देखते हुए कहता है मैं यांग को बता दूंगा। पिन कहती है मैंने यांग का नाम कब लिया? तभी वो देखती है कि यांग सारी बातें सुन रहा था। उसे इतना शाय फील होता है कि वो वहां से उठकर चली जाती है। यांग टियन को थैंक्स कहता है और पिन के पीछे जाता है। पिन यांग से कहती है तुम कितने गलत हो, इस तरह दूसरे लोगों की बातें सुनते हो और मुस्कुराए जा रहे हो। यांग कहता है हाँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम टियन से शादी नहीं करोगी। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपने प्यार के लिए लड़ोगी। पिन उससे कहती है हाँ, मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगी, ना कि तुम्हारे लिए, तो तुम ज्यादा खुश मत हो। यांग वहां से जाने लगता है तो पिन उससे कहती है क्या हम दोनों साथ में लड़ सकते हैं? यांग हंसने लगता है और उससे कहता है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सामना अकेले नहीं करने दूंगा। तुम्हें अपना पैलेस वापस पाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? पिन कहती है मुझे 100,000 चाहिए, मुझे कोई ना कोई तरीका निकालना होगा अपने पैलेस को वापस पाने का। यांग कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों साथ में काम करेंगे और कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालेंगे। यांग उसका हाथ पकड़ लेता है और पिन शाय फील करने लगती है। ये सब कुछ टियन देख रहा था और खुश हो रहा था। वो डिसाइड करता है कि उसे भी अब अपने प्यार की शुरुआत कर देनी चाहिए। वो तुरंत बुआ के पास जाता है। वो बुआ से कहता है क्या आप मुझे शैडो पपेट्स बनाना सिखा सकती हैं जो आप मुझे बचपन में दिखाया करती थी? मैंने अपने फ्रेंड्स से प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें मूवीज़ दिखाने के लिए ले जाऊंगा, पर वार का समय चल रहा है तो मैं उन्हें बाहर नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें शैडो पपेट्स दिखाऊं। बुआ कहती है तुम्हारी फ्रेंड्स की एज क्या है? तो टियन कहता है एक 7 साल की है और एक 9 साल का, एक 20 साल का भी है जो हमेशा रूड रहता है। उसका फेस काफी सैड दिखता है, जैसे वो हमेशा किसी चीज से सफर कर रहा है। बुआ उसे देखकर कहती है टियन, मैंने कितने लंबे समय से तुम्हें इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। लगता है तुम्हारे ये दोस्त तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में तो मैं भी जानना चाहूंगी। अब बुआ टियन को शैडो पेपर्स बताना शुरू कर देती है। टियन के दिमाग में बार बार जियो ही चल रहा था। किस तरह जियो ने उसके लिए वो फ्लावर वाली कैंडी बनाई थी, किस तरह उसकी जान बचाई थी। टियन के दिमाग से जियो निकल ही नहीं रहा था। टियन को जियो से प्यार हो गया था। बुआ सॉन्ग के पास जाती है और उससे कहती है आपको हर चीज़ की इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आपको एक ब्रेक लेना चाहिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो सॉन्ग उससे कहता है मैं भी ब्रेक लेना चाहता हूँ, मैं ये सब कुछ टियन के हवाले कर देना चाहता हूँ जैसे ही वो रेडी हो जाए। पर अभी हमारे घर में एक तूफान मचा हुआ है। मुझे नहीं पता कि ली सच में डोंग की मौत में इन्वॉल्व है या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या चांद ने ही माँ को हमारे फैमिली मैटर्स के बारे में बताया है। और अगर ये सच निकला तो मुझे इन दोनों को ही पनिश करना होगा। पर ये दोनों ऐसा कर क्यों रही हैं? बुआ कहती है दोनों का ही सिर्फ एक रीज़न है, वो है उनके बेटे। वो दोनों ही अपने अपने बेटे से प्यार करती हैं। सॉन्ग कहता है अगर ली सच में डोंग की कत्ल में शामिल है तो मैं उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दूंगा, फिर चाहे वो लोग उसे कैसे भी पनिश क्यों ना करें। और अगर मुझे पता चलता है कि चांद ने ही माँ को ये सब में इंक्लूड किया है तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। आज तक सिर्फ जांग ही था जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास था, पर मैंने उसे ही लेट डाउन किया। शायद ये मेरे कर्मों का ही फल है। मैंने जांग को होमोसेक्सुअल बुला बुलाकर उसका जीना इतना मुश्किल कर दिया था कि उसे सुसाइड करनी पड़ी। 10 साल बीत चुके हैं पर मैं आज भी गिल्ट में जीता आ रहा हूँ। जांग के साथ जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ था। काश मैं कुछ ऐसा कर पाता जिससे मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकूं। मैं बस अपने घर में शांति चाहता हूँ।
टियन वो सारे पपेट्स बनाकर जियो के घर पहुंच जाता है। वो मैं और फू को बुलाता है। जियो को जब पता चलता है कि टियन वहाँ फिर से आ गया है तो वो उससे कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। टियन कहता है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता, और वैसे भी मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं और फू से मिलने के लिए आया हूँ। जियो कहता है, पर वो दोनों मेरे भाई बहन हैं, मैं उन्हें तुमसे मिलना अलाउ नहीं करूँगा, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। टियन कहता है, मैं नहीं जा सकता, मैंने उन दोनों से प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें मूवी दिखाऊंगा। मैं और फू भी कहने लगते हैं, जियो प्लीज़ टियन को मत जाने दो, हमें उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। टियन कहता है, तुम इतने मीन ब्रदर क्यों बन रहे हो? आखिरकार जियो टियन को वहाँ अलाउ कर देता है। मैं और फू बहुत खुश होते हैं। अब टियन उन पपेट्स के थ्रू उन दोनों को स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। वो स्टोरी एक वाइट स्नेक की थी जो एक लड़की बन गई थी। जियो भी उसकी स्टोरी को बहुत ध्यान से सुन रहा था और टियन को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। टियन कहता है, जब वो वाइट स्नेक एक ह्यूमन में बदल गई तो उसे एक यंग मैन से प्यार हुआ। अब टियन के हाथ खाली नहीं बचे थे जिससे वो और पपेट्स उठा सके। मैं और वो जियो से कहते हैं, प्लीज़ आप भी टियन की मदद करने के लिए जाओ ना। जियो टियन के पास आकर बैठ जाता है और कुछ पपेट्स को पकड़ लेता है। टियन कहता है, वैसे तो बाई सूजन और उसके लवर की स्टोरी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, पर इन दी एंड उन दोनों की हैप्पी एंडिंग हुई थी और वो दोनों हमेशा खुश रहे। जियो टियन की तरफ ही देखे जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और ये सीन इतना ज़्यादा प्यारा था कि जब आप इसे एपिसोड में देखोगे तभी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक्सप्लेनेशन में वो मज़ा नहीं आएगा। अब जियो टियन को छोड़ने के लिए आता है और एक बार फिर उससे कहता है, प्लीज़ यहाँ फिर से मत आना। हालांकि उसकी आंखों में दुख साफ दिख रहा था, वो टियन से ऐसा नहीं कहना चाहता था। जियो उससे कहता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ यहाँ आना बंद कर दो। टियन उससे कहता है, लेकिन क्यों? तो जियो कहता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। बाई सूजन को अपना प्यार ज़रूर मिला था पर उसे ज़िंदगी भर के लिए कैद कर दिया गया था। ऐसा इसीलिए ही ना क्योंकि उसे अपनी जगह नहीं पता थी। टियन कहता है, पर वो एक लेजेंड थी और ये वैसे भी एक कहानी है। क्या पता मैडम वाइट स्नेक को ह्यूमन वर्ल्ड में आकर अपना प्यार वापस मिल गया हो और वो इस ह्यूमन वर्ल्ड में साथ साथ खुशी से रह रहे हों। जियो कहता है, तुम सच में किसी की बात नहीं सुनते ना? तो टियन कहता है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा अगर तुम्हारे पास इनफ रीजंस होंगे तो। अगर नेक्स्ट टाइम तुम मुझे यहाँ फिर से देखते हो तो मुझे तुम फिर से डांट सकते हो। ऐसा कहकर टियन वहाँ से चला जाता है। कुछ दूरी पर आने के बाद टियन देखता है कि वो अपनी टॉर्च अंदर ही भूल गया था, जिसे लाने के लिए वो अंदर वापस जाता है। उसी वक्त जियो से मिलने के लिए माँ वहाँ पहुँच जाता है। माँ उससे कहता है, अच्छी बात है कि तुम मुझे यही मिल गए, मैं तुम्हारे घर जाने वाला था। तभी उसका एक आदमी जियो को उसकी सिस्टर की मेडिसिन दे देता है। जियो कहता है, थैंक यू सो मच, जब से मेरी बहन ये दवा खा रही है वो पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही है। क्या आप प्लीज़ मेरे साथ इस दवा का फॉर्मूला शेयर कर सकते हैं? मैंने उसे कई सारी दवाएं खिलाने की कोशिश की हैं पर उसे कोई असर नहीं करती, सिर्फ यही दवा असर करती है। अगर मुझे इसका फॉर्मूला पता चल जाएगा तो मैं इसे खुद बना लूँगा और बार बार आपको परेशान नहीं करूँगा। माँ उससे कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे बार बार परेशान करो। जल्दी ही मैं तुम्हें एक काम देने वाला हूँ, उसके लिए रेडी रहना। ऐसा कहकर माँ वहाँ से चला जाता है। टियन ये सब सुन लेता है। वो तुरंत जियो के पास जाता है। जियो उससे पूछता है, तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? टियन कहता है, अभी तुम किसी से बात कर रहे थे। तो जियो कहता है, तुम मेरे ऊपर निगरानी रख रहे थे? टियन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अपनी टॉर्च लेने के लिए आया था। क्या तुम जानते हो जिससे तुम बात कर रहे थे वो एक बुरा आदमी है? जियो कहता है, पर वो अमीर है और पावरफुल है, ना चाहते हुए भी मुझे उस पर डिपेंड होना होगा। टियन कहता है, पर मैं चाहता हूँ कि अगली बार से तुम उस पर डिपेंड ना रहो। तो जियो कहता है, मेरे जैसे लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, मैं वो नहीं कर सकता जो अच्छे लोग करते हैं। टियन कहता है, प्लीज़ मुझे भी अपना एक ऑप्शन बनने दो। अगली बार तुम्हें ज़रूरत हो तो मेरे पास आना, मेरे फादर तुम्हारी मदद करेंगे। जियो कहता है, तुम्हारे फादर कौन हैं? तो टियन कहता है, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, वरना तुम फिर कहोगे कि मैं अमीर हूँ और तुम पुअर हो। मैं ये अमीर गरीब नहीं समझता, मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। दूसरी तरफ बुआ और ली मिलकर एम्ब्रॉयडरी कर रहे थे। बुआ कहती है, टियन ये देखकर बहुत खुश होगा कि तुमने उसकी शर्ट पर एम्ब्रॉयडरी अपने हाथों से की है। ली कहती है, मैंने सोचा है कि मैं ये शर्ट उसे तब दूंगी जब वो एसोसिएशन लीडर बन जाएगा। तभी चांद वहाँ आकर कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम ये शर्ट टियन को दे पाओगी। ली कहती है, क्यों, तुम्हें लगता है कि यंग एसोसिएशन लीडर की पोजीशन लेगा टियन की जगह? टियन लीडर बनने लायक नहीं है? तो चांद कहती है, बिल्कुल नहीं, टियन के अंदर तो कोई भी कमियां नहीं है, पर शायद उसका कोई सीक्रेट है जो उसे पोजीशन पर पहुंचने से रोक देगा। तभी बुआ कहती है, क्या तुम प्लीज ये सब बातें बंद करोगी? चांद उससे कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम खुद को ज्यादा महान इंसान समझती हो, तुम हमेशा न्यूट्रल एक्ट करती हो।
जानबूझकर मैडम ली के साइड होने का दिखावा करती हो। ली उससे कहती है अगर तुम्हें हम दोनों को साथ में खुश देखकर प्रॉब्लम होती है तो तुम बस अपनी आंखें बंद करके यहाँ से निकल जाया करो। चान कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये किसी और को करना ज्यादा अच्छा लगता है। बस जल्दी ही डोंग की बॉडी का पता चल जाए फिर तुम्हारा सारा पर्दा फाश हो जाएगा कि तुमने ही उसका कत्ल किया है। जहाँ डोंग की बॉडी को रखा गया था जिया देखती है कि माँ ने वहाँ अपने 2 लोगों को भेज दिया था। माँ ये बात आकर ली को बताती है कि उसकी बॉडी को एक जगह रखा गया है जहाँ पर माँ ने ऑलरेडी अपने लोगों को भेज दिया है। इस तरह उस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर पाना बहुत मुश्किल है। ली कहती है अगर उस बॉडी का कुछ नहीं किया गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। जिया कहती है आप चिंता मत करिए, मैं एक तरीका ढूंढ लूंगी। अब वो फिर से उन बीटल ऑर्किड्स को बनाना शुरू कर देती है। ली उससे पूछती है जिया तुमने मुझे नहीं बताया कि इन बीटल ऑर्किड से बॉडी में मशरूम प्लांट्स कैसे उगते हैं। जिया कहती है बीटल ऑर्किड्स ब्लड सकिंग मशरूम से बनते हैं। वैसे तो ये केवल इंसेक्ट में ग्रो होते हैं पर मैं इनमें कुछ ऐसा डालती हूँ जिससे ये ह्यूमन में भी ग्रो किए जा सकते हैं और जो इनमें मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है ह्यूमन ब्लड। ऐसा कहकर जिया अपना खून उसमें डाल देती है। जिया कहती है कि ह्यूमन ब्लड को बहुत जल्दी इनहेल कर लेती है। उसके बाद ये किसी पर भी फेंका जाए और अगर वो उसे कंज्यूम कर ले तो वो इंसान एकदम सुन्न पड़ जाता है और कुछ नहीं कर पाता और धीरे धीरे उसकी बॉडी पर जहरीले मशरूम्स उगने शुरू हो जाते हैं। जिया कहती है यानी वो मशरूम्स जो लोगों की बॉडी पर बनते हैं वो डेंजरस नहीं होते। जिया कहती है नहीं क्योंकि वो मशरूम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। हालांकि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे ऑर्किड्स हैं जिनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यही ऑर्किड्स हमारी मदद करेंगे टियन के सीक्रेट को छुपाने में। अब उस रात के समय उन सब लोगों पर जापानी सोल्जर्स का हमला हो जाता है। ली का कुछ पता नहीं चल रहा था। सॉन्ग जल्दी से सब लोगों को उसी बंकर में जाने के लिए कहता है जो उसने बनवाया था। टियन यांग से पूछता है क्या तुमने माँ या आंट जिया को देखा। यांग कहता है नहीं, हम दोनों मैडम ली और जिया को ढूंढने के लिए चलते हैं जब तक बाकी सब बंकर में चले जाएंगे। ली जिया से कहती है तुम्हें केयरफुल रहना होगा, ये काम बहुत डेंजरस है। जिया उससे कहती है कि सब कुछ मैं देख लूंगी, आप बाहर चले जाइए वरना सब लोग डाउट करेंगे कि आप कहाँ हैं। मुझे पहले जाकर मिस्टर मा के सब ऑर्डिनेट्स को हैंडल करना है। यांग और टियन ली को ढूंढते ढूंढते जिया के घर के पास आ जाते हैं। यांग टियन से कहता है कहीं मैडम ली जिया के रूम में ही तो नहीं। वो दोनों अंदर जाते हैं तो ली वहीं थी। टियन जल्दी से ली को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। तभी जिया कहती है मैं नहीं जा सकती, मैं कुछ हर्ब्स को बॉईल कर रही हूँ, मुझे वो करना जरूरी है। ली जानबूझकर टियन से कहती है तुम मुझे पहले यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हालांकि यांग को जिया पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है। जिया उन बीटल ऑर्किड्स को लेकर उसी जगह पर आती है जहाँ पर उस लाश को रखा गया था। वो वहाँ पहुँचते ही एक आदमी के ऊपर उन बीटल ऑर्किड्स को डाल देती है जिससे वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। पर दूसरा आदमी ये सब करता हुआ देख लेता है। वो जिया पर हमला कर देता है। हालांकि जिया उस पर भी वो बीटल ऑर्किड्स डाल देती है। जिया अब अंदर जाती है और उस पूरी जगह को आग लगा देती है जहाँ पर वो लाश रखी हुई थी। पर जैसे ही वो बाहर आती है उन दोनों में से एक आदमी जिया का हाथ पकड़ लेता है जिससे जिया का हाथ जल जाता है। सब लोग जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो चान कहती है सारे वर्कर्स तो यहाँ हैं पर जिया कहाँ है। टियन भी कहता है हाँ जिया ने कहा था कि वो अपना काम खत्म करते ही हमें फॉलो करेगी, पर वो कहाँ रह गई। तभी पीछे से जिया वहाँ आती है जो अपने हाथ की चोट को छुपाते हुए आ रही थी। ली दिखावा करने लगती है और सबके सामने उससे कहती है तुम वर्कर्स के साथ छुपी हुई नहीं थी ना, फिर तुम कहाँ थी। जिया कहती है अपने हर्ब्स को बॉईल कर लेने के बाद जब सायरन बजा तो मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं अपने घर के पास ही कहीं छुप गई थी। तभी यांग देख लेता है कि जिया के हाथ में चोट है। वो उससे पूछ लेता है आपको ये चोट कैसे लगी। जिया उससे झूठ कह देती है जब मैं हर्ब्स को बॉईल कर रही थी मैं थोड़ी जल्दबाजी में थी, तभी मेरा हाथ जल गया। हालांकि चान को उस पर डाउट हो जाता है। वो अंदर जाकर यांग से कहती है जिया जरूर झूठ बोल रही है, वो कहीं और थी। तुमने जब लास्ट टाइम उसे देखा था तो उसने तुमसे क्या कहा था। यांग कहता है उसने कहा था कि वो हर्ब्स को बॉईल कर रही है और उन्हें कलेक्ट करके हमारे साथ आएगी। चान कहती है कुछ तो दाल में काला है, वरना इतना खतरनाक समय पर भी उसने अपनी मैडम ली को छोड़ दिया जिन्हें वो कभी नहीं छोड़ती। ये जिया कुछ ना कुछ तो छुपा रही है और इस बार चान की बातों पर यांग को भी लग रहा था कि जिया सच में कुछ ना कुछ छुपा रही है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।